नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज दिन भर की तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर 7 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर है महाराष्ट्र में रही सियासी उथल-पुथल की। महाराष्ट्र में शुरू हुई उथल-पुथल के बीच अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे के आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की बैठक भी बुलाई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बातचीत फिलहाल चल रही है। शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर बागी विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अहम खबर की ओर रुख करते हैं। बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 289 अंक चढ़कर 15,639 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 934 अंकों का उछाल हमने देखा। निफ्टी बैंक 507 अंक की तेजी पर बंद हुआ है। तीसरी बड़ी अहम खबर, राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी सांसद, विधायक और देश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से 13 जून से पूछताछ कर रहा है और इसी के विरोध में कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और चौथी और सबसे अहम खबर की बात करें तो आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण हमने देखा कि पिछले कुछ साल यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योगा किया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मंगलवार सुबह लोगों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल रूप से मनाया जा रहा था। करते हैं स्वदेश आर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, यानी महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान के साथ। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर मंडरा रहा है। संकट का बादल छटने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई से दिल्ली और सूरत तक सियासी तूफान महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए आमादा है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और बालासाहेब बथोराट को भी उद्धव ठाकरे से संपर्क में है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को साधने की भी कोशिश की है। सूरत पहुंचे शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक ने एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के साथ बातचीत की। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थन में 26 विधायक के नाम जारी करते हुए कहा कि यह आंकड़ा 30 तक पहुंच सकता है। ट्वीट हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। लेकिन चलिए, महाराष्ट्र के सियासी घमासान के फिलहाल 3 केंद्र बनकर उभरे हैं। शक्ति का केंद्र मुंबई बना है तो सूरत में बदलाव के बादल डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी दे रहे हैं लेटेस्ट अपडेट। महाराष्ट्र में सुबह से ही सियासत गर्मा गई है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो कट्टर शिवसैनिक माने जाते हैं और शिवसेना के कट्टावर नेता तमाम विधायकों को लेकर सूरत निकल गए और नाराजगी प्रकट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से। उसी के चलते महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर क्या सरकार बचेगी या जाएगी, ये संकट बरकरार है। और जब हम बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक महाविकास आघाड़ी के नेता वर्षा बंगलों पर ले रहे हैं सीएम के आवास पर, और वहीं पर निर्णय लिया जा सकता है कि आगे का रुख क्या होगा। वहीं हालांकि जो नेतृत्व गए थे शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे को मनाने, वो खाली हाथ लौट रहे हैं। इससे साफ तौर पर एक चीज समझ में आ रही है कि संकट महाविकास आघाड़ी सरकार पर बरकरार है। वहीं बीजेपी वेट एंड वॉच मोड में दिखाई नजर आ रही है।
महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चला रही है, लेकिन उद्धव सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र के पूर्वी सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से बात की हमारे सहयोगी केतन वैद्य ने। हर पल महाराष्ट्र में सत्ता का क्रम बदल रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना के संकट मोचक और शिवसेना नेता संजय राउत सर, आपने कहा है कि जो विधायक वहाँ पर है तो फिलहाल आपने कहा कि वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है, तो सबसे पहले उससे शुरुआत करना चाहेंगे और फिर जानना चाहेंगे कि ये आज का घटनाक्रम कैसे अचानक हुआ। देखिए, विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव के बाद ये लगता है ये सब घटनाक्रम को शुरुआत हुई है। कल रात से हमारे एकनाथ शिंदे जो वरिष्ठ मंत्री है और कुछ विधायक नॉट रीचेबल है, लेकिन आज सुबह से उनका हमारा संपर्क हो गया। एकनाथ शिंदे जी के साथ भी बातचीत हो गई, उनके साथ जो विधायक है हमारे सभी पुराने शिवसैनिक, उनके साथ बात हो गई। हमारे 2 लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं, उनसे भी बात चल रही है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो गए। एक बात ये भी है कि नए एज की न्यू एज शिवसेना जो है तो उसको लेकर वो नाराज है, तो उस पर भी आप बता दीजिए। नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी को, पार्टी की जनरेशन बदल जाती है। अब मेरे जैसा आदमी ने बाला साहब ठाकरे जी के साथ 30 साल तक काम किया, उनके साथ। अब मैं उद्धव ठाकरे जी के साथ भी काम कर रहा हूँ और जब मौका मिलता है तो मैं आदित्य ठाकरे जी के साथ भी काम करता हूँ। हम सीनियर हैं, हम वरिष्ठ हैं, हमको मौका देना चाहिए नए जनरेशन को, उसने हमको नहीं मौका देना चाहिए और पार्टी ने हमको क्या कुछ नहीं दिया ये भी सोचना चाहिए। बात आंकड़ों की आ जाती है, आपने कहा कि वहाँ बताया जा रहा है कि 16 विधायक है, तो आपको क्या जानकारी मिल रही है और क्या बाकी सेना के विधायक जैसे आपने कहा संपर्क में है, तो क्या उनके घर वापसी की उम्मीद है आपके जहन में? डेफिनेटली जब ये मुंबई में लौट आएंगे तो सबसे पहले शिवसेना भवन में जाएंगे। आप देखिए, तो आगे जो का खेल बताया जा रहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या आप अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर पाएंगे? मौका मिले तो हम जरूर करेंगे। हमारे पास पूरा बहुमत है 3 पार्टी के पास। आज भी कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, सभी वरिष्ठ नेता एक दूसरे के साथ संपर्क में है और अगर बीजेपी चाहती है विश्वासदर्शक ठहराव पे वोटिंग हो तो हम उसके लिए तैयार है। और आपकी उम्मीद कायम है कि वो आएंगे? मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारा रिश्ता है पार्टी में एक दूसरे के साथ, वो भी शिवसेना के सिवाय नहीं रह सकते। चलिए, तो यहाँ पे संजय राउत को आपने सुना, लेकिन आइए अब सीधा रुख करते हैं सूरत की ओर, जो फिलहाल महाराष्ट्र के सत्ता का केंद्र बन गया है और वहां मौजूद एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक मौजूद हैं और चलिए वहां का रुख करते हैं। सूरत में शिवसेना के लिए अच्छे समाचार नहीं है। सूरत से वो कोई आशा नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जितने भी शिवसेना के जो नेता, महाआघाड़ी सरकार के जो नेता के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उन्हें कुछ खास यहाँ से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे के दूत बनकर यहाँ पर आए थे, वो लगातार कोशिश करते रहे उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे की बात कराने की कोशिश करते रहे, फोन पर बात कर लें, शरद पवार से फोन पर बात कर लें, लेकिन साफ साफ जो एकनाथ शिंदे की बात थी उस पे वो अड़ग थे। उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी और उन्होंने जो पहले मांग भूतकाल में उद्धव ठाकरे के समक्ष रखी थी उसी मांग को लेकर वो अपनी बातों पे अड़ग हैं। जो बैठक मिलिंद नार्वेकर के बीच में हुई, मिलिंद नार्वेकर के साथ शिंदे, एकनाथ शिंदे और बागी दूसरे 2 विधायक थे, सिर्फ 3 जन, उन तीनों के बीच में बैठक हुई। नार्वेकर को काफी इंतजार करना पड़ा और उसके बाद जो बाकी विधायक थे उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे वो हमें मान्य है। बस राह देखी जा रही है कि महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो कब यहाँ पहुंचेंगे और क्या बातचीत उनके और शिंदे के बीच में होगी, वो भी देखना होगा। जी
चलिए, तो इस महाराष्ट्र के सियासी हालात में किस तरह से करवट ले रहा है ये पूरा समीकरण और किस ओर अब ये पूरा मोड़ जाएगा, इस पर हमने खास चर्चा भी की है और सियासी विश्लेषकों के साथ मंथन किया है। आइए आपको दिखाते हैं। सियासत कब किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नजारा तो महाराष्ट्र का आपने देख ही लिया होगा। कल तक सब चंगा था और आज हर तरफ अफरा तफरी है। आखिर क्या हुआ रातों रात महाराष्ट्र में कि पल भर में सरकार मुश्किल में आ गई? क्या सरकार पर वाकई में संकट है या फिर बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में बाजीगर बन जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर होगी अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव सियासी भूकंप के साथ खत्म हो गया है। इस चुनाव के बाद पूरी ठाकरे सरकार हिल गई। शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। वो पार्टी के तकरीबन 20 विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत में पहुंच गए हैं। वैसे तो इस बगावत की आहट तो एमएलसी चुनाव के दौरान ही महसूस हो गई थी, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन को सिर्फ 52 वोट मिले, जबकि उनके पास करीब 64 वोट थे। इसमें शिवसेना पार्टी के 55 वोट थे। बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में क्रॉस वोट किया, जिससे महाराष्ट्र की 10 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में गई, जबकि एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ सीएम उद्धव भी एक्शन मोड में हैं और वो भी गठबंधन के तमाम लोगों से बातचीत में जुट गए हैं। इस बीच फूट के डर से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। शिवसेना को ये लगातार तीसरा झटका लगा है। पहला झटका 10 जून को लगा था, जब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब रही थी। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को अपने दूसरे उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाई। दूसरा झटका एमएलसी चुनाव में लगा, जब शिवसेना बीजेपी से फिर पिछड़ गई, और अब तीसरे झटके से पूरी सरकार हिल गई है, जब पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक गायब हैं। बहरहाल विधायकों की ये बगावत सरकार को कितनी संकट में डालती है, ये देखने वाली बात है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो इस पूरी सिचुएशन का हम विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। राजेश जी, आप ही के साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे आप ये समझाएं कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरकार अब संकट में आ गई है। देखिए, लगातार हम इतिहास देखें या अब तक लगातार जो झटके मिल रहे थे शिवसेना को, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये तीसरा झटका है जो लगा है। क्या वाकई अब गिर जाएगी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है सरकार को लेकर? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि गिर जाएगी या क्या होगी, कितना बचा पाएंगे सरकार, लेकिन ये संकट है सरकार पे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो थे वो बहुत बड़े सीनियर मिनिस्टर थे इस सरकार में, और वो अपने जो रिपोर्ट आ रही है वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 26 एमएलए का सपोर्ट है, और शायद 30 का वो क्लेम कर रहे हैं कि 30 हमारे पास हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर 30 हो जाती है तो सिर्फ 35 एमएलए चाहिए एक अलग पार्टी या अलग गुट बनाने के लिए उनको। वो अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली संकट में आ जाएगी सरकार। लेकिन अब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके कोई भी नहीं टूटेंगे। उद्धव ठाकरे भी अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं अपने एमएलए के साथ। तो सिचुएशन अभी डेवलपिंग है। डेवलप करके कैसे डेवलप हो रहा है वो हमें आने वाले समय में अगले 24 से 48
में पता चलेगा। लेकिन क्राइसिस में सरकार है, ये बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि विपक्ष के नेता भी, सरकार के नेता भी थे लेजिस्लेटिव पार्टी के, उनको सैक कर दिया गया है, उनकी जगह पे दूसरे को नियुक्त कर दिया गया है। तो डेवलपमेंट कैसे होती है अगले 24 घंटे में, वो देखनी होगी। बिल्कुल, कहानी किस ओर करवट लेती है ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया। दुष्यंत नागर जी, कैसे आप देखते हैं सिचुएशन को? डेवलपमेंट किस ओर जाएगी तो कितना असर होगा? क्राइसिस कितनी बड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, क्राइसिस तो है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है सरकार बदलने का या अपनी सरकार गठन करने का, अघाड़ी सरकार को गिराने का, मुझे नहीं लगता ये उनकी मंशा कहीं कामयाब हो पाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो एक अलग गुट का निर्माण कर सके। फिर अगर बहुमत साबित करना पड़ा, बहुमत परीक्षण अगर सदन के अंदर होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर निर्णय करेंगे। तब उद्धव जी के पास में उनके पास में एक विशेष शक्ति होगी व्हिप जारी करने की पार्टी की। उसके बाद ये सभी के सभी विधायक गण जो हैं अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो इनको अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये सारे घटनाक्रम अभी चलने दीजिए। मुझे लगता नहीं है अघाड़ी सरकार के लिए कहीं कोई दिक्कत वर्तमान में है। मुश्किल समय जरूर है, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं। उद्धव ठाकरे जी अपनी कुर्सी बचा जाएंगे। ये सही है कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास सपोर्ट था, लेकिन सरकार बने हुए अब लगभग 3 साल, ढाई साल हो गए हैं। ऐसे में अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आपकी क्या है? क्या इसमें बीजेपी का रोल है कि आप जो आपने कर्नाटक में किया, जो आपने मध्य प्रदेश में किया या राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे थे, वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या महाराष्ट्र में भी आप वही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये लोग वो शिवसैनिक उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने उनके पार्टी को छोड़ के दिया, उनकी क्या नाराजगी है ये तो शिव सैनिक बताएंगे ना हमने अभी कोई ऑफर किया है, ना हमें कोई ऑफर आया, स्पष्ट रूप से यह बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बेसिक इस बात को मानती है कि महाराष्ट्र में सरकार हमारी बननी चाहिए, क्योंकि जनता का मैंडेट हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए थी, वो हमारी बननी चाहिए थी। शिवसेना ने धोखा दिया जनता के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। लेकिन यह आज बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, वहां के महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार इस वक्त बहुत बड़े संकट से घिरी हुई है और वह अनहोली अलायंस चलेगा नहीं। तो राजेश जी, एक चीज जो यहाँ पर गोपाल जी ने भी कही कि ये अनहोली अलायंस है, ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है ना, क्योंकि हमने उसके बावजूद भी विचार जो नहीं मिल रहे उसके बावजूद भी इनको चलाते हुए देखा है। ठीक बिल्कुल, यही चीज शरद पवार ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 बार इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। तो ये सरकार तो ऑलरेडी चल रही है। तो ऑब्वियसली उनका आरोप बीजेपी पे था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार गिरती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आने वाले 24 और 48 घंटे जो हैं वो काफी आकर्षक होंगे। उसमें पता चलेगा एक्चुअली कि ऊंट किस करवट अपना रुख रखता है। दुष्यंत जी, आप क्या कहेंगे गोपाल जी की बात पर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार इन्होंने देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट के रातों रात ओथ लिया था। वो इनका जो मंसूबे थे वो धरे रह गए, इनके लड्डू बने बनाए रह गए। अब की बार भी इनके लड्डू बने हुए हैं, मुझे मालूम है। ये फिर से शपथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी अब की बार भी आशा आकांक्षा पूरी होने वाली नहीं है। ये मैनेजमेंट हो जाएगा और अगर कोई विधायक पार्टी से बगावत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसका निष्कासन होगा, उसका निलंबन होगा और ये सरकार स्थिर रहेगी पूरे 5 कार्यकाल। शिवसेना के लिए बहुत कठिन हो जाएगा अपने घर को संभालना, संवारना, आगे बढ़ाना। आगे भी तो इनको चैलेंजेस आएंगे ना? जी, निश्चित रूप से अगर कोई चैलेंज आएगा तो लोकतंत्र में चलता है, उसको संभाला जाएगा। मतलब पार्टी पे तो संकट बनता ही रहेगा फिर। आकांक्षा है, देखिए लोकतंत्र ऐसे ही चलता है जी। लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नाराजगी होती है। लेकिन जनता को तो एक स्थिर सरकार भी तो चाहिए ना। अपने अगर कोई जैसा कि अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उनके साथ 11 या 15 या 26 थोड़ा कुछ भी एमएलए चले जाते हैं तो उसको अधिकार है। नहीं, पर वो बताइए आप नंबर्स कहां से लाएंगे? अगर ये 144 नंबर चाहिए, अभी आपके पास जितने हैं अगर उसमें से 15 या 20 चले जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, या आप उसको निष्कासित ही कर देते हैं, ऐसे केस में आपका सब मेजॉरिटी कहां से रहेगा?
फिर अगर देखिए जब साहब, भी फ्लोर टेस्ट होगा आप मैंने गिर शो जाएंगे। के शुरू में बोला, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाथ हैं। 70 एमएलए ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस और एनसीपी से विधायक 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार रह चुके, वो नहीं इस्तीफा दे सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ यही तो तोड़फोड़ तब तो करना आप जानते वही हैं। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आपके घर को तोड़ रही है तो आप उनके घर को तोड़ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि आप बहुत सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल करना 70 पड़ेगा अगर जी, उनके पर वो जैसे को बीजेपी के तैसे टिकट पे जवाब जीत के देना आए पड़ेगा। हैं, जनता ने उन्हें बीजेपी का जैसे एमएलए को बनाया है, तैसा। अगर आप उसे तोड़ कर लाते हैं तो आप भी वही कर रहे हैं जो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, जैसे को तैसा जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। गोपाल जी ये का ऑडियो लोकतंत्र ऊपर कीजिए, वो भी कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी देश में कहीं कुछ हो, कांग्रेस या इनके किसी नेता का ऊपर कोई भी संकट आए तो प्रजातंत्र खतरे में है। एक परिवार के ऊपर ये सोच नहीं सकते, हर चीज में प्रजातंत्र खतरे में। ये करें तो बहुत ही बढ़िया बात है, यह तो देश के हित के लिए है। दूसरा कोई वहां पे इनके खिलाफ हो जाए तो यह तो एक प्रजातंत्र, ये तो गलत काम कर रहे हैं। तो यह इस तरह से देश चलता नहीं। अगर महाराष्ट्र के हित के लिए जो आवश्यक होगा भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर टिकी हुई है। क्या फायदे होंगे इस स्कीम से देश के युवा को, और आर्मी किस तरह से तैयार है इस स्कीम को लागू करने के लिए? कुछ ऐसे ही अहम मुद्दों के साथ हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बात की आर्मी के प्रमुख जनरल मनोज पांडे से। आइए आपको सुनाते हैं इस दिलचस्प चर्चा का एक हिस्सा। आपने पहले अनाउंसमेंट की और उसके बाद कई क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं। आपके हिसाब से जितने भी इस बारे में सवाल थे लोगों के दिलों में, वो पूरे एड्रेस हो गए हैं या अभी भी कोई टाइट्रेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है? धन्यवाद नाविका जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो अनाउंसमेंट स्कीम के बारे में 14 तारीख को हुए थे, उसमें इस स्कीम की ब्रॉड रूपरेखा या फ्रेमवर्क या आउटलाइन डिक्लेयर हुई थी। और उसके बाद आपने जैसे देखा पिछले 5-6 दिनों में उसके अलग अलग फाइन प्रिंट है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में लोगों को इसके बारे में जानकारी मेरी समझ में बड़ी अच्छी तरह से बताई गई है। और अभी लोगों के या खास करके युवाओं के मन में जो आशंका थी या कोई एंग्जाइटी थी, मुझे लगता है उसका पूरी तरह से अभी समाधान हो गया है, ये मेरी सोच है। जनरल साहब, ये जो एज लिमिट की बात की, इसको रिलैक्स किया गया, आप इस अग्निपथ स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या समझते हैं? हमने कारगिल युद्ध के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आर्मी की एवरेज एज को नीचे लाने की ज़रूरत है, आर्मी के पेंशन बिल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आर्मी की तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे और अग्निपथ स्कीम से ये कैसे पूरे होंगे? यदि मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्निपथ स्कीम के जो 4 मुख्य थल सेना की दृष्टि से जो मेन उद्देश्य या बेनिफिट्स रहे हैं, सबसे पहले मोर एनहांस्ड यूथफुल प्रोफाइल। आप जानती है हमारी जो करंट डिप्लॉयमेंट्स या कमिटमेंट्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में हमारी सेना कार्यरत और तैनात, जिसके फलस्वरूप इन सिचुएशंस में एक सक्षम तरीके से डिप्लॉय होने के लिए मुझे लगता है एक फिट और यंग सोल्जर इज़ रिक्वायर्ड। और इसीलिए एक यूथफुल प्रोफाइल इस दृष्टि से मदद देगा। बट साथ में हमें ये भी वी आर कॉन्शियस दैट यू ऑल्सो नीड एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर इसके तहत वी विल स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस. So that is in so far as the youthful profile is concerned. Secondly, you are also aware, or you will agree with me, that the nature of warfare is fast changing. It is now becoming increasingly multi-domain,
It is becoming increasingly involving different aspects of warfare, be it the cyber, be it the space, be it information warfare. You have new technologies coming up. There are new technological infusions in terms of equipments and systems. So we need to leverage this technology to come up with a good future-ready fighting force. And that's how we need technologically adept youth who are easily able to imbibe technology and give a good account of themselves. So that is the second part as to why we need technologically adept youth. And in this, we are wanting to get students from our ITIs as well as technical institutes. So, they are already there before they come up and further get trained to operate various equipment systems that we have. So, age is one aspect. Second is getting the technologically adept youth. And third is to provide equal or a good opportunity for all the young men or youth in the country to join the forces. So these, I think, are the three main objectives of the scheme from an army point of view. Even former army veterans, lieutenant generals have come out and expressed reservations और उनका ये कंसर्न है कि आपने कहा है 17.5 से 21 साल तक के युवा लिए जाएंगे. अब 4 साल के लिए अगर लिए जाएंगे तो क्या इनकी कमिटमेंट लेवल रहेगी? अगर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी तो क्या ये इनको इतना ट्रेन कर सकेंगे कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं नॉर्थ में, वेस्ट में, उनको वो उसी तरीके से गार्ड कर पाएंगे जिस तरह से आज हमारे सेना बल में जितने ट्रेन्ड लोग हैं वो कर पाएंगे? और दूसरी बात कि जब वो 4 साल खत्म होने के कगार पर आएंगे, उनकी कमिटमेंट लेवल्स वो रहेंगी, क्योंकि वो ये सोच रहा होगा युवा कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो मेरी नौकरी क्या होगी, मैं कहाँ पर ज्वाइन करूंगा, मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा? क्या ये कमिटमेंट लेवल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? तो इस प्रश्न में आपने 2-3 मुद्दे उठाए हैं. तो सबसे पहले मैं कमिटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा. तो मेरे मन में इसके बारे में कोई आशंका नहीं है, बिकॉज आई फील द स्कीम इज़ नॉट ओनली एडिक्वेटली इंसेंटिवाइज बट इसको बड़ा आकर्षक बना है सभी तरीके से. और ये क्यों कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले आई थिंक युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका या अवसर है जो कि भारतीय सेना में आए और भारतीय सेना के जो भी हमारे मिलिट्री इथॉस वैल्यूज़ है, जैसे कमिटमेंट, एस्पिरिट डे कोर, कमराडरी, इन सब को इम्बाइब करके आगे बढ़े. सेकेंडली, जहाँ तक फाइनेंशियल पैकेज का सवाल है, मैं समझता हूँ वो भी दैट इज़ एडिक्वेट एज वेल एज अट्रैक्टिव. खास करके इसमें जो सेवा निधि पैकेज का प्रावधान है, दैट इज़ अ यूनिक फीचर. अलाउंसेस जो एक जवान के लिए लागू है, ये इनके लिए भी लागू रहेंगे. और यदि रिस्क के तौर पर डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी तकरीबन उसी बराबर अग्निवीर के लिए लागू रहेंगे. तो जहाँ तक कमिटमेंट का सवाल है, मुझे लगता है इसमें उतना प्रश्न नहीं है. खास करके फौज में यू आर अवेयर इन अ इन्फेंट्री और इन अ आर्मी यूनिट द ethos is such that in a very short period of time we are easily able to assimilate any new soldiers or new entrants or recruits that come into the system, and that is one of our characters which we take great pride in. So assimilation, I don't see will be an issue. You are also aware that we have very strict standards of training which we expect each soldier to achieve, and अग्निवीर के लिए कोई इसमें अलग हटके नहीं रहेगा. उनको भी उसी मापदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा. और 4 साल के बाद जब वो अपनी या फिर इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जब बाहर निकलेंगे, उनको हम हमारे ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेशनल यूनिट्स में रिक्वायरमेंट के मुताबिक सभी अंगों में आर्म्स एंड सर्विसेज में डिप्लॉय करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट यू आस्क्ड कि 4 साल के बाद इनका क्या होगा, तो वो भी मैं कहना चाहता हूँ. आई थिंक दे विल बी एडिक्वेटली इक्विप्ड. हमने बताया है कि इनको हम इस तरह से स्किल करेंगे, इनको इस तरह से इक्विप करेंगे
ताकि बाहर समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर दे विल हैव द एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस टू परस्यू देयर ड्रीम्स, परस्यू देयर करियर ड्रीम्स। उनकी एक अलग पहचान रहेगी, उनकी एक अलग आइडेंटिटी रहेगी, एंड इन फैक्ट वी एक्सपेक्ट देम टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मिलिट्री और द आर्मी एंड द सोसाइटी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव ज़रूरत के चलते हुए है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कल के लिए तैयारी करनी है तो हमें बदलना ही होगा। Security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है. We must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction. It's a paradox कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे. उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है. तो हमें उसको ठीक करना था. अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स. विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी. अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे. बाकी लोग जो होंगे जिनका की प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे. दे विल बी एक्सपीरियंस्ड, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल worthy and more experienced over the period of time. So Indian Army at any point of time will have a large number of people who, though recruited as Agniveer, but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian Army will be having only this component. Yes, the Indian Army will constitute at the level of the Jawans and the OR who had been recruited through the process of Agniveer, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. आगे बढ़ते हैं. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से संकट में यहां पर हमने देखा है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, शिंदे ने 22 विधायकों के साथ सूरत में डेला डाला है. लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे. यहां पर देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजर बनी हुई है और ऐसे में निवेश की विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष की बैठक के बाद इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे. वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन होगा बीजेपी का चेहरा, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला होना है. पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में ये फैसला होगा. राजनीतिक खबरों के बाद जहां लगातार दूसरे दिन तेजी पर क्लोजिंग हुई है. निफ्टी 289 अंक चढ़ा है और 15,639 पर बंद हुआ है. सेंसेक्स 934 अंकों के उछाल पे बंद हुआ है. निफ्टी बैंक में 507 अंकों की तेजी हमने आते हुए देखी है. और दिन भर बाजार में आज कारोबार किस तरह से हुआ है, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही है.
बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए दिन भर बाजार में बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कल से बाजार की जो रिकवरी शुरू हुई है वो बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दिखी और आज शानदार अप मूव्स के साथ इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में जितनी भी वॉश आउट, जितनी भी कमजोरी हमने देखी थी वो सारी की सारी कमजोरी जो है आज खत्म होती हुई दिखी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक टाइटन पर मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई जिसमें 3000 के टारगेट उन्होंने दिए हैं और टाइटन का स्टॉक आज दिन भर अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो कि रिकॉर्ड हाई पर, इसका इंपैक्ट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। बेरिंग स्टॉक से थीम है, एसकेएफ इंडिया, एनआरबी बेरिंग जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। वहीं सुवेन लाइफ फंड रेजिंग को लेकर कंपनी ने एक खबर जारी की है। 24 जून को कंपनी फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है जिसका इंपैक्ट आज के सत्र में हमने सुवेन लाइफ में दमदार मूव्स देखे। इस बीच पुलर्स की अगर बात करें, बाजार को संभालने का काम रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाइटन, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स कर रहे थे। वहीं फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी दिख रही थी। मिड कैप में अदानी टोटल गैस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिया मार्ट इंटरमेश, टाटा एलेक्सी, बेयर क्रॉप साइंसेज जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में हर तरफ हरियाली दिखी और बाजार जब क्लोज हुए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेंसेक्स हर इंडेक्स में तेजी के साथ हरे निशान पर ट्रेड्स क्लोज हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी लौटेगी? ये सवाल इन दिनों सबकी जुबान पर है। पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसीज में तेजी हमने आते हुए देखी। हालांकि पिछले एक महीने में देखा जाए तो इन दोनों करेंसीज में भारी गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी बाजार महीने भर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा फिसल चुका है। वैसे में इस तेजी ने थोड़ी मायूसी दूर की है। क्रिप्टो पर देखते हैं ईटी नाउ स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी की ये खास रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए अभी सबसे कठिन समय चल रहा है। अधिकतर क्रिप्टो कॉइन्स पिछले एक महीने में अपनी 50% से भी ज्यादा वॉल्यूम गंवा चुके हैं। इस बीच कईयों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये क्रिप्टो करेंसी में आए बूम का अंत तो नहीं। लेकिन इतनी गिरावट के बावजूद भारत में रिटेल निवेशक इस पर बटे हुए हैं। पेशे से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाने वाले शुभम गुप्ता ने साल 2019 में इस मार्केट में एंट्री ली थी, लेकिन जब बिटकॉइन $30,000 के करीब आने लगा और भारत में 30% टैक्स लागू हुआ, तभी उन्होंने अपनी 90% होल्डिंग बेच दी। वो अपने इस फैसले के लिए भी खुद को खुशनसीब समझते। मैंने उस समय अपना पोर्टफोलियो 90% अपना पोर्टफोलियो मैंने खत्म कर दिया था। 10% में मेरे पास थोड़े बहुत पड़े हैं, लाइक शिबा पड़े हैं मेरे पास, एंड डॉल्स पड़ा है मेरे पास, एंड मैटिक पड़े हैं, एंड 3-4 और पड़े हैं मेरे पास। बट मैंने जो 90% ऑफ द पोर्टफोलियो अमाउंट मैंने ऑलरेडी विड्रॉ कर दिया था, एंड आई एम वेटिंग, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर ये $20,000 स्टेबल नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये वापस से हिस्ट्री रिपीट करेगा। $13,000 या $15,000 के आसपास ये आएगा। लेकिन शुभम के अलावा ऐसे कई निवेशक हैं जिनका भरोसा कायम है, जैसे तेजस शर्मा, जिन्होंने मार्च 2020 में बिटकॉइन में एंट्री ली थी। उसी समय उन्होंने शेयर बाजार में भी पैसा लगाया, लेकिन बिटकॉइन में आई रैली से उन्हें $2.5 लाख की मोटी कमाई से भरोसा बढ़ा। बिटकॉइन के $22,000 के नीचे फिसलने के बाद से उन्होंने फिर खरीदारी करनी शुरू कर दी। 2017 में भी आई थिंक ऐसा ही मार्केट क्रैश आया था जिसमें सारे 80% से 90% गिर चुके थे, और उसके बाद से जो अगला प्रॉफिट साइकिल आया, जो अगला बुल साइकिल आया, वो कम से कम 300 से 400% का। तो इट्स मतलब ये मुझे यही बताता है कि ऐसा क्रिप्टो में होता रहता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कभी भी पैसा एग्जिट कर सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। अभी अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो हाँ, मैं बिटकॉइन में एक इन्वेस्टमेंट देखता ही हूँ, ऑफ कोर्स, एक लंबे टाइम से। और मुझे बस इतना लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो उन लोगों तक भी पहुँच सकता है जिनके पास अपना बैंक अकाउंट खोलने की भी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये बनाया उन्हीं लोगों के लिए गया है। लोगों की राय भले अलग हो, लेकिन चिंताएं एक समान है। पिछले 24 घंटों में भले ही इनमें रिकवरी आई हो, लेकिन एक महीने का हाल काफी खराब रहा। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन डॉलर के मुकाबले 6.5% रिकवर हुआ है, जबकि इथेरियम 8%। एक महीने की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में 28% गिरकर $21,100 के करीब बना हुआ है, जबकि इथेरियम 41.5% टूटकर $1,150 के करीब है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से नीचे फिसल चुका है, जबकि नवंबर 2021 में ये $3 ट्रिलियन की ऊंचाई पर था।
इसके साथ ही कई खबरें रहीं जिससे कि सेंटिमेंट खराब रहा। लूना में निवेशकों का नुकसान, सेल्सियस प्लेटफॉर्म का अकाउंट फ्रीज करना, कॉइनबेस में 18% कर्मचारियों की छटनी और क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज का लेंडर मार्जिन कॉल पर फेल होना। भारत में ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी निवेशक युवा हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से अधिकतर 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं और इनके लिए लंबे इन्वेस्टमेंट के सफर में क्रिप्टो करेंसी की ये गिरावट ज्यादा नुकसानदेह ना हो। खुशबू तिवारी, ET9 स्वदेश। एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर फिनटेक स्टार्टअप सेतु की बेहद दिलचस्प शुरुआत हुई है। ET9 स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ये कंपनी बिकने वाली है। पूरी डिटेल से लेकर हमारी सहयोगी नयनतारा राय जुड़ गई हैं जो आपको समझाइश दे रही है। आज हम आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं स्टार्टअप्स की दुनिया से। सेतु जो एक एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको पाइन लैब्स खरीद रहा है 70 से 75 मिलियन डॉलर्स के लिए। ये हमें सूत्रों से पता लगा है। पाइन लैब्स याद रखिए एक आईपीओ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वॉल स्ट्रीट में, नैस्डैक में। उससे पहले ये खरीदारी हो रही है और हमें पता लग रहा है अपने सूत्रों से कि शायद ये M&A अनाउंसमेंट इसी हफ्ते को ही अनाउंस किया जाएगा। अगर हम अब सेतु की बात करें, सेतु के को-फाउंडर्स हैं साहिल किनी और निखिल कुमार। एक अर्बन लेजेंड है कि नंदन निलेकनी ने कुछ सालों पहले दोनों निखिल और साहिल को एक कमरे में बंद कर दिया था और बोला था कि आप दोनों को एक साथ काम करना ही होगा, तो सोचो क्या करोगे। और उसी से सेतु एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। सेतु ने अपने लिए काफ़ी नाम बना लिया है एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। उनके पास एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भी है। इसका मतलब ये है कि जब पाइन सेतु को खरीदेगा उसके बाद जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है और इतनी सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है हर सर्विस के लिए, हर नई फीचर के लिए, उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ऐसा इतना बड़ा है टेक स्टैक सेतु का। हमने दोनों सेतु और पाइन लैब्स से रिस्पांस मांगा था, ET9 स्वदेश को वो नहीं मिला। सरकार गेल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन एसेट्स की मोनेटाइजेशन की योजना बना रही है। ET9 स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इससे पहले गेल पाइपलाइन के लिए इन्वीट प्लान को होल्ड पर रख दिया गया है और खबर की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि गेल के असेट मोनेटाइजेशन की जो पूरी रणनीति है वो बदल गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने नए प्रस्ताव में ये कहा है कि गेल के पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन के बजाय उसके दूसरे असेट का मोनेटाइजेशन जो है वो किया जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि गेल के कुछ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन असेट्स हैं उसका मोनेटाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन असेट्स जो है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। इसके जरिए सरकार दरअसल 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, ये जानकारी दी कि इस वक्त इनविट रूट का इस्तेमाल करते हुए गेल के पाइपलाइन का मोनेटाइजेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो कि गेल के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स थे उनसे भी राय मांगी गई। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स ने भी सरकार को अपनी राय दी। उसमें यह कहा कि इनविट रूट के बजाय जो दूसरे सोर्स हैं मनी रेज करने के, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गेल का जो डेट इक्विटी रेशियो इस वक्त है वो 0.1% है, जो कि काफी सकारात्मक पक्ष है इस वक्त कंपनी के लिहाज से। अगर देखें तो दूसरे सोर्स से पैसा उठाना ज्यादा सस्ता होगा बनिस्बत की अगर आप इनविट रूट का इस्तेमाल करें। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो इनविट प्लान है पाइपलाइन के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और दूसरे असेट के मोनेटाइजेशन की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल को ये कहा है कि वो जो उसके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उसमें से उन असेट्स की पहचान करें जिसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने बजट 2021 में गेल के 2 पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन की घोषणा की थी इनविट रूट के जरिए, और उसके जरिए सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। नेशनल हेराल्ड केस में आज 5वें दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर से जंतर मंतर तक मार्च निकाला और मार्च की अगुवाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की।
राहुल जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और इसलिए उसे नेशनल हेराल्ड में उसको 5 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 5 सवाल है, 5 दिन से सवाल कर रहे हैं। और उसको साथ देने के लिए हजारों हजार जो कार्यकर्ता हैं उसके पीठ में लाठियां बरसाई जा रही है। उसको डिटेंशन बिना अपराध दर्ज किए उसे गिरफ्तारी किया जा रहा है। हमारे सांसदों को पिटाई की जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने के पसलिए टूटे, कितने के पैर टूटे, वो सब रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन हमारे सांसदों को, हमारे नेताओं को पिटाई की जा रही है क्योंकि वो राहुल जी के साथ दे रहे हैं। राहुल जी के साथ देने के कारण से अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उसके भाई के घर सीबीआई के छापा पड़ा है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब अगली छत्तीसगढ़ की है। तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनके साथ पिटाई की जा रही है। और 2 प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहां को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, अब वो झारखंड में हाथ आजमाए, अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लगातार पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की सरकार को फर्क नहीं पड़ेगी। योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में सामूहिक योग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई है। चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।